तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3। फिजिक्स का ये चैप्टर है। तो आज जो हम चीज़ें पढ़ेंगे वो है हमारे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो आज हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। और हमने इस वीडियो के बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स जो कि मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने लास्ट वीडियो में कवर किए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगी। तो आप जाके वो भी वीडियोस देख सकते हैं, या फिर ऊपर एक आई बटन आ रहा होगा उस पर क्लिक करके भी आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो अभी जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो इसको पढ़ने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लेते हैं। वैसे तो नॉर्मली आपको वैसे भी समझ में आ जाएगी। यहाँ पे कुछ मोशंस होती हैं, जैसे कि फर्स्ट होती है हमारी वन डायमेंशन मोशन। वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। तो वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल, ठीक है। टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल, तीन तरीके की मोशंस होती है वन डायमेंशन में, टू डायमेंशंस में और थ्री डायमेंशंस में। तो वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन में डिफरेंस क्या है? तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे हमने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था। तो अगर जैसे हम एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, तो हम जो पोजीशन है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो सिर्फ एक चीज से बता सकते हैं कि या तो वो एक्स डायरेक्शन में है, या वाई डायरेक्शन में है, या फिर जेड डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल समझो वन डायमेंशन का। जैसे कि मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, ठीक है। तो इसको अगर एक एक्सिस की तरह माने तो इसको एक्स एक्सिस लेके चल लेते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, और जो इसके वैल्यू थी, यानी कितने मीटर गया, तो 50 मीटर। यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स डायरेक्शन में कितना गया मैं, 50 मीटर। तो अगर हम किसी का डिस्टेंस, ठीक है, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट के थ्रू शो कर दे तो वो वाली जो मोशन होती है वो कौन सी होती है, वन डायमेंशनल मोशन। यानी कि अगर मोशन को सिर्फ एक कोऑर्डिनेट के थ्रू अगर शो कर दिया जाए तो वो वाली डायमेंशन जो होती है वो वन डायमेंशन मोशन। जैसे कि अगर कोई पत्थर को हमने किसी एक हाइट से ड्रॉप कर दिया, ठीक है, तो उसकी जो पाथ होगी वो वन डायमेंशन मोशन में होगा। देखो बिल्कुल सीधा जा रहा होगा, यानी वाई डायरेक्शन वाले कोऑर्डिनेट के थ्रू जो होता है हम उसको सिर्फ शो कर सकते हैं। ऐसे देखिए टू डायमेंशन को समझिए। जैसे हमने एक पत्थर को थ्रो करा, ठीक है, तो अगर हम उसको थ्रो करेंगे तो कुछ वो हाइट, कुछ ऊपर हाइट तक भी जा रहा होगा और कुछ आगे भी जा रहा होगा। तो मान लीजिए वो इस तरीके से जा रहा है, तो अगर यहाँ पे पहुंच गया, तो अगर इस जो पत्थर है या फिर जो भी स्टोन है उसके अगर हमको पोजीशन शो करना हो तो एक्स डायरेक्शन में कुछ दूरी तय करी होगी इसने, और वाई डायरेक्शन में भी कुछ दूरी तय करी होगी, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में जो दूरी तय करी ये वाली, और वाई डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ये वाली। तो एक्स कॉमा वाई से जो होता है इसको हम शो कर सकते हैं। तो ये वाली जो मोशन होगी इसको कहेंगे टू डायमेंशन मोशन, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए दो कोऑर्डिनेट के थ्रू जो होता है हम उसकी पोजीशन को और या फिर उसके डिस्टेंस को हम शो कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं टू डायमेंशनल मोशन। ऐसी थ्री डायमेंशन में देखो क्या हो जाएगा कि हम 3D में, जैसे मान लीजिए हमने जैसे पार्क में पत्थर फेंक दिया, तो अगर हम समझे तो अगर एक्स एक्सिस से भी कुछ दूरी तय करी होगी उसने, वाई एक्सिस से भी दूरी तय करी होगी और जेड एक्सिस से भी दूरी तय करी होगी, तो वो वाली जो मोशन होती है उसको क्या कहते हैं हम, थ्री डायमेंशन मोशन। इसका जैसे एग्जांपल होता है हमारा एरोप्लेन जो उड़ रहा होता है, तो उसकी जो डिस्टेंस होती है वो हर तरीके से नापी जाती है, कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, कितनी दूर हो गया, ठीक है। तो ये सब चीजें जो होती है वो एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स के थ्रू शो होगा। तो वो वाली जो मोशन होगी वो हमारी 3D मोशन होती है। थ्री डायमेंशनल मोशन, 1D, 2D और 3D कह के इसको पढ़ते हैं। ये हो गया हमारा 2D, ये हो गया हमारा 3D और ये हो गया 1D, ठीक है। तीन तरीके की मोशन होती है, सिंपल सी चीजें थी, इसको आपको ऐसे दिमाग में रखना है। सिर्फ वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन और थ्री डायमेंशनल मोशन काफी बार पूछ लिया जाता है। तो स्ट्रेट लाइन में चले तो वन डायमेंशन होगी। अगर हम कुछ इस तरीके से चले कि वो एक्स एक्सिस से भी कुछ दूरी तय करे, वाई एक्सिस से भी, तो टू डायमेंशन होगी। और 3D हम जानते हैं हमारे आसपास जैसे पत्थर उत्थर को भी अगर आप थ्रो करेंगे तो वो भी एक तरीके का थ्री डायमेंशनल मोशन होती है। तो उस तरीके से भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद देखिए फर्स्ट हमको जो यहाँ पे पॉइंट पढ़ना है वो है हमारा ओरिजिन के बारे में। ओरिजिन देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम मोशन कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन कर रहे हैं, ठीक है, 1D के अंदर हमने मोशन करी, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ ले लेते हैं, हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट, ठीक है। चार पॉइंट ले लेते हैं हम। क्या हमने कुछ समय लगाया और ए पॉइंट तक गए जिसका डिस्टेंस था 5 मीटर, बी पॉइंट तक गए जिसका डिस्टेंस था हमारा 8 मीटर,
ऐसे हम सी पॉइंट तक गए और इस पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है, इसको अभी मैं नाम दे देता हूं स्टार्टिंग। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं स्टार्टिंग, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से हम ए पॉइंट तक गए जिसका डिस्टेंस था 5 मीटर, फिर हम बी पॉइंट तक गए जिसका स्टार्टिंग पॉइंट से जिसका डिस्टेंस था 8 मीटर, और फिर सी पॉइंट पे जिसका हम डिस्टेंस मान लेते हैं 10 मीटर। ऐसे डी पॉइंट तक का डिस्टेंस मान लेते हैं हम 12 मीटर। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए ओरिजिन किसे कहा जाता है, तो ओरिजिन उस पॉइंट को कहेंगे हम जहां से हमने मोशन को मेजर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मान लो कि हमने जो मोशन को, यहाँ पे जो मोशन को मेजर करना स्टार्ट करा वो कौन से पॉइंट से करा, स्टार्टिंग पॉइंट जिसको हम ओ लेके चलते हैं, तो ओ इज ओरिजिन। ठीक है, तो ओरिजिन की जो भी हमारे राइट साइड में डिस्टेंस होता है हम उसको मैक्सिमम टाइम पॉजिटिव लेते हैं, और जो भी इसके लेफ्ट साइड में डिस्टेंस होता है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ओरिजिन क्या हो गया, ओ। ठीक है, तो ए तक का डिस्टेंस हो गया 5 मीटर, बी तक का हो गया 8 मीटर, सी तक का हो गया हमारा 10 मीटर, और डी तक का क्या हो गया 12 मीटर। ठीक है, पर हमारे ओरिजिन जो होता है ना, हमारे कंडीशन के थ्रू जो होता है वो शिफ्ट हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह को भी हम ओरिजिन मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने वो पहले से कोई ऑब्जेक्ट था वो जो मोशन कर रहा था, पहले से कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा था, पर मैंने उसको मेजर करना स्टार्ट करा ए पॉइंट से। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि स्टार्टिंग ए पॉइंट से पहले वो कितनी दूरी पे था, तो ए से देखिए, ए से ओ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 5 मीटर है, और क्योंकि ये नेगेटिव यानी अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको लिखेंगे -5 मीटर। ठीक है, अब देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो इसको आप सिंपल कैलकुलेट कर सकते हो। ये अगर 5 है तो ये 3 होगा, क्योंकि टोटल 8 था, तो ये 3 मीटर। ऐसे इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो कि ये पूरा 10 था और ये वाला 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर हमको लेना हो, जैसे हमने यहाँ तक का ले लिया तो 3 हो गया, और यहाँ तक का अगर हमको लेना हो तो इसको भी हम माइनस कर सकते हैं कि 10 में से अगर 5 को माइनस कर देंगे तो ए से लेके सी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 मीटर। ठीक है, ऐसे यहाँ तक का माइनस कर देंगे तो 12 में से 5 माइनस कर देंगे तो 7 मीटर। तो ओरिजिन जो होता है वो हमारे कंडीशन के थ्रू जो होता है चेंज हो सकता है। उसके राइट हैंड साइड वाले डिस्टेंस को हम पॉजिटिव में लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड वाले डिस्टेंस को हम नेगेटिव में लेंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि सी हमारा ओरिजिन है, तो समझिए सी से डी तक का डिस्टेंस कितना लेंगे आप, सी से डी तक का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस था 12, और सी तक का डिस्टेंस कितना है हमारे पास, सी तक का 10, तो ये सिर्फ कितना है 2 मीटर का। जैसे अगर मैं इसको अलग अलग लिख दूं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 मीटर है, फिर ये टोटल 8 था तो ये कितना है 3 मीटर, और ऐसे हमारा ये कितना हो जाएगा 2 मीटर। ठीक है, देखिए 5 + 3 8 + 2 10, और ऐसे 12 जाना है तो ये भी कितना है हमारे पास 2 मीटर। अब आप सिंपली कर सकते हैं, सी से डी तक का डिस्टेंस बताइए, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो सी से डी तक का डिस्टेंस होगा 2 मीटर पॉजिटिव। अगर सी से बी तक का डिस्टेंस पूछूं तो कितना हो जाएगा हमारे पास, सी टू बी कितना है 2 मीटर, पर कैसा है नेगेटिव। इसी तरीके से सी से ए तक का डिस्टेंस पूछें तो सी से ए तक का डिस्टेंस कितना होगा 2 + 3 यानी 5 मीटर, और क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लेफ्ट साइड है तो इसलिए उसको लिख दिया हमने माइनस नेगेटिव। तो ये सिंपल सा एक टॉपिक था कि हमारा ओरिजिन कैसे हम पहचान सकते हैं। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। ओरिजिन जो होता है हमारे कंडीशन के हिसाब से, क्वेश्चंस के हिसाब से शिफ्ट हो सकता है। ओरिजिन के राइट हैंड साइड वाली चीजें आपको पॉजिटिव लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड वाली चीजें जो होगी वो आपको नेगेटिव लेनी है। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो ओरिजिन माना जाता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसे ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो इसका ओरिजिन होता है ये हमारा 0,0,0, इसको हम ओरिजिन लेके चलते हैं, यानी हमारे स्टार्टिंग पोजीशन। ठीक है, जहां से हमने मोशन की कैलकुलेशन करना स्टार्ट करा उस चीज को हम ओरिजिन मान के चलते हैं कि वहां से हमारे राइट हैंड साइड वाले डिस्टेंस जो भी हमारे ग्राफ पे होंगे वो हम पॉजिटिव लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड वाले डिस्टेंस जो होते हैं वो हमारे नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिन के बारे में था। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है पाथ लेंथ के ऊपर। ठीक है, पाथ लेंथ जिसको आप सिंपल डिस्टेंस कह सकते हैं, डिस्टेंस ही समझ सकते हो आप। ठीक है, पाथ लेंथ कहा जाता है, वैसे मेन जो है वो पाथ लेंथ है, वैसे वो डिस्टेंस ही होता है। ठीक है, मान लीजिए हमने कोई मोशन करी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए हम। ठीक है, और यहाँ तक का जो डिस्टेंस था, जैसे कि ए से बी तक का डिस्टेंस हम मान लेते हैं 20 मीटर तक हम गए। ठीक है, फिर वापस बी से जो है वापस आए हम सी पॉइंट तक, जो कि था हमारे पास लगभग 11 मीटर।
ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल एक्चुअल पाथ जो इस बॉडी ने, जो भी हमारी बॉडी ट्रेवल कर रही थी, उसने ए टू सी जाने में टोटल एक्चुअल पाथ कितना ट्रेवल करा, टोटल पाथ। ठीक है, तो टोटल पाथ को ही हम क्या कहते हैं, पाथ लेंथ। तो टोटल पाथ देखिए, ए से बी पे गई वो पहले, ठीक है। ए टू सी असलियत में क्या है, ए टू बी का डिस्टेंस प्लस बी टू सी का डिस्टेंस। तो अगर आप सिंपली निकालें ए टू बी था हमारे पास 20 और बी टू सी था हमारे पास 11। ठीक है। टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस जो होता है, एक आपने स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज आपने पढ़ रखी होगी, तो आपको पता होगा कि जो डिस्टेंस है वो एक तरीके का स्केलर क्वांटिटीज है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप सिंपली ऐसा कह सकते हैं कि इसके इधर वाली डिस्टेंस जो थे उनको पॉजिटिव लेना था। तो देखिए ये हो गया 20 मीटर और ये हो गया हमारे पास 10 मीटर। ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 20 प्लस 10, सॉरी 11, 20 प्लस 11 कितना हो गया, 31 मीटर। तो ये जो हमारा है टोटल पाथ कवर, इसी चीज को आप क्या कह देते हैं, पाथ लेंथ। और इसी चीज को आप अभी तक जो पढ़ते हुए आ रहे थे उसको हम क्या कहते थे, डिस्टेंस। आगे भी आप नॉर्मली इसको डिस्टेंस के हिसाब से ही समझ सकते हो कि डिस्टेंस क्या होता है हमारा। सिंपली डिस्टेंस जो होता है वो हमारा एक तरीके का टोटल पाथ जो हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर किया जाता है उसको हम डिस्टेंस कह देते हैं। जैसे अलग अलग केसेस हो सकते हैं कि मान लीजिए हम जो है एक रेक्टेंगुलर पार्क में घूम रहे हैं जिसकी डायमेंशंस दे रखी है हमको। जैसे मान लीजिए ये हमारी डायमेंशन हो गई 3 और 5। ठीक है। और हम ए पॉइंट से सी पॉइंट तक गए। ठीक है, ए टू सी गए, ए टू सी। तो आपसे अगर पूछा जाए टोटल पाथ लेंथ बताइए, आप इसके बाउंड्रीज पे ट्रेवल कर रहे हैं, तो ए टू बी कितना डिस्टेंस है, 5। और बी टू सी कितना है, 3। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 मीटर। तो टोटल जो पाथ कवर किया जाएगा उसको हम कहेंगे डिस्टेंस। इसकी फिर अगर मैं यूनिट बताऊं तो ऐसा यूनिट होती है हमारी, जो हमारी एसआई सिस्टम में जो यूनिट होती है इसकी होती है मीटर। और अगर इसकी डायमेंशन फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो m इजिकल टू 0, एल की पावर 1, टी की पावर 0। ठीक है, m की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर 0। ठीक है, लेंथ है तो लेंथ की डायमेंशन एल की 1 पावर ऑफ लेंथ, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास पाथ डिस्टेंस, यानी जिसको हम अभी तक क्या कह रहे थे, डिस्टेंस। डिस्टेंस के हिसाब से हम पढ़ते थे। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट को समझने से पहले आप कुछ पॉइंट समझ लीजिए। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, हम जहां से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, जहां से हमारे ऑब्जेक्ट की कैलकुलेशन जो क्वेश्चन के अंदर होगी वो स्टार्ट होती है, उसको हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट या इनिशियल पोजीशन। ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं x0, ठीक है, x0 से। ठीक है। और जो फाइनल पोजीशन होगा वो जो भी होगा उससे डिनोट कर देंगे। जैसे मान लीजिए हम यहां से लेके यहाँ ए पॉइंट तक गए तो इसको एक्स ए लिख सकते हैं। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम फाइनल टू इनिशियल पोजीशन। ठीक है, फाइनल टू इनिशियल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो कितना होगा उस चीज को मेजर करना ही हमारा क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम कह देंगे हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट आपको यहाँ पे नॉर्मली समझ में आ चुका होगा। डिस्प्लेसमेंट हमारा फाइनल टू इनिशियल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जैसे कि अगर मैं सिंपली बताऊं तो अभी हमने जो क्वेश्चन किया उसी तरीके का यहाँ क्वेश्चन करते हैं। डायमेंशन ले लेते हैं, जैसे एक पार्क है, इसकी डायमेंशन होगी 2 मीटर, ये हो गया हमारा 3 मीटर। और हम ए टू सी गए हैं, ए टू सी यानी यहाँ से यहाँ तक गए। इस तरीके से हम ट्रेवल करके गए, ए टू बी फिर बी टू सी। ठीक है। ए टू सी में अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्टेंस बताइए, जिसको हम पाथ लेंथ कहते थे, तो पाथ लेंथ बताइए या फिर डिस्टेंस बताइए, तो डिस्टेंस कितना हो गया था, देखिए ए टू बी है हमारा 3 और बी टू सी है हमारे पास 2, तो 3 + 2 हो जाएगा हमारे पास 5 मीटर। पर अगर डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको क्या चाहिए, शॉर्टेस्ट। तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए आप क्या कहेंगे, इनिशियल पॉइंट, जिसका मतलब एक्स ए या एक्स नॉट कह सकते हो, और फाइनल पॉइंट यानी एक्स सी। तो इनके बीच का डिस्टेंस, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये वाली लेंथ। इस वाली लेंथ को आपको निकालना है। अब इसको निकालने के लिए देखिए पाइथागोरस प्रॉपर्टी से आप निकाल सकते हैं, और ये आपने 9th क्लास में भी कर रखा होगा वैसे। तो ये देखिए एक परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेनियस है। तो सिंपली हाइपोटेनियस हमको चाहिए जो कि हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारे पास
डिस्प्लेसमेंट हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस हमको निकालने के लिए क्या होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी की वैल्यू है 2 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू है 3 का स्क्वायर। इस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो इस तरीके से अंडर रूट 13 आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं आपके, बहुत सारे ऐसे करके क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो आपको करने होते हैं। जैसे कि एक और क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, तो वो हमारा इस तरीके से आ जाता है। एक सर्कुलर पाथ में हम घूम रहे हैं, तो ए टू बी गए हैं, जो कि एक डायमेट्रिकली हम पहुंच गए, यानी इसके डायमीटर के बिल्कुल एंड पॉइंट पे। ठीक है, तो अगर इसका रेडियस जो है अगर 7 मीटर है, तो आपसे पूछा जाता है बी टू ए टू बी जाने में हाफ, या फिर कहा जाता है कि हाफ रोटेशन में डिस्टेंस बताइए, यानी पाथ लेंथ बताइए। ठीक है, और आपसे पूछेंगे डिस्प्लेसमेंट बताइए। ठीक है, तो आप देखिए सिंपली पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं। डिस्टेंस हो गया ये वाली चीज, तो ये वाली चीज यानी सरकमफेरेंस है हाफ, हाफ सरकमफेरेंस यानी पूरे का आधा कर देते हैं। पूरा सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, उसका हाफ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 अपॉन में 2। ठीक है, तो अपॉन में 2 इस तरीके से, तो 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो 22, यानी पाथ लेंथ हमारी कितनी आ गई 22 मीटर। और ऐसे डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट यानी इनिशियल पॉइंट ये वाला और फाइनल पॉइंट ये वाला, इनके बीच का डिस्टेंस। तो ये बीच का डिस्टेंस यानी इनमें एक लाइन खींच देनी है आपको, सिंपली ड्रॉ करनी है और फिर सोचना है इसको कैसे निकाल सकते हैं। तो ये डायमीटर है, डायमीटर इज रेडियस का डबल, तो रेडियस को डबल कर देते हैं 2 × 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास 14 मीटर। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चंस थे, नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, इससे आप समझ सकते हो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। वैसे ये सब चीजें आपने पहले ही पढ़ रखी है। और इसमें अगर मेन चीज़ें बताऊं तो आपको सिंपली इसमें डिफरेंसेस आ जाते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आप डिफरेंस लिखो, तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि डिस्टेंस होता है हमारा टोटल पाथ कवर हमने कितना किया है, और डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा इनिशियल और फाइनल के बीच का, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं। और भी चीज़ें होती हैं, डिस्टेंस हमारा स्केलर था, डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर होता है, यानी उसमें हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमको डायरेक्शन भी दे रखी होती है डिस्प्लेसमेंट के अंदर। यूनिट हमारी सेम होती है, इसको भी हम मीटर्स में ही नापते हैं। पाथ लेंथ जो था, डिस्टेंस जो था, उसको भी हम मीटर्स में ही नापते थे। ठीक है, बाकी और भी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें की, जैसे कि अगर कोई भी मोशन हो गई है तो उस मोशन के बाद जो डिस्टेंस होगा वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ना नेगेटिव हो सकता है। जबकि हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जीरो कब होगा, देखिए सिंपली अगर मैं बोलूँ कि ए पॉइंट से चला और ए पॉइंट पे ही खत्म हो गया, तो अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो वहां पे कोई डिस्टेंस होगा ही नहीं, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, जीरो। तो जीरो हो सकता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और नेगेटिव कब हो सकता है, मान लीजिए कि हम जो है जिस ओरिजिन को हमने लिया था उस ओरिजिन के लेफ्ट साइड में हम मूव करने लग गए, तो वो डायरेक्शन की वजह से जो होगा वो नेगेटिव दिखाएगा। तो नेगेटिव अगर डिस्प्लेसमेंट आई है तो इसका मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को पढ़ सकते हैं। और आगे जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा स्पीड के बारे में। तो चलिए जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, नॉर्मल सी चीजें हैं। स्पीड जो होता है उसको हम लिखते हैं, स्पीड इज पाथ लेंथ कवर अपॉन में टाइम टेकन। ठीक है, या फिर आप सिंपल कह सकते हो कि पर यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, उसी को हम स्पीड कहते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल बताऊं तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, तो 2 मीटर पर सेकंड स्पीड से आप क्या समझ सकते हैं कि वो पर सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो 2 मीटर, यानी एक सेकंड में अगर वो 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो उसको कहेंगे 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इससे आप एक चीज समझ सकते हैं कि जो हमारी साउंड की स्पीड होती है वो 344 मीटर पर सेकंड होती है। यानी कि अगर आप सिंपली समझे तो एक सेकंड में जो साउंड ट्रेवल करती है वो 344 मीटर डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। स्पीड जो है सिंपली इससे हमको समझ में आ जाता है। यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो यूनिट मैंने यहाँ वैसे लिख दिया है, तो अगर एसआई सिस्टम में अगर बात करें तो इसको नापा जाता है मीटर पर सेकंड में। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूँ तो ये हो जाएगा एम, यहाँ पे कोई हमारा मास है नहीं, लेंथ हमारे पास है, लेंथ की पावर 1, और टाइम जो है इनवर्स है, तो इनवर्स का मतलब
टी की पावर -1, ठीक है। तो इस तरीके से हमने स्पीड पढ़ लिया। स्पीड जो होता है उसको हम दो तरीके से पढ़ते हैं, एक को हम कहते हैं यूनिफॉर्म और दूसरे को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। इसको आपको मैं सिंपली वर्ड्स में ही बता देता हूँ। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि अगर एक इंटरवल ऑफ टाइम में, जैसे मैं बोल लूँ कि 1 सेकंड में 2 मीटर चला, अगले सेकंड में भी 2 मीटर चला, अगले सेकंड में भी 2 मीटर चला, तो मैं एक जैसी स्पीड से चल रहा हूँ, तो इसी को कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। कि पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाए वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया जाए, तो उसको हम यूनिफॉर्म कह देते हैं। नेक्स्ट होता है नॉन यूनिफॉर्म, जिसको हम वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं, वेरिएबल स्पीड या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि हमने इंटरवल तो ले रखे हैं, जैसे 1 सेकंड में 2 मीटर चल गया तो स्पीड होगी 2 मीटर पर सेकंड। फिर 1 सेकंड में, अगली सेकंड में हम चल गए 3 मीटर, तो स्पीड होगी 3 मीटर पर सेकंड। फिर अगले सेकंड में चल गए 4, तो 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो स्पीड अलग अलग हो रही है, बढ़ रही है या फिर कम भी हो सकती है, तो ऐसी स्पीड को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो हमारा है वेरिएबल स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, सेम ही होता है, तो यूनिट्स हमारे सेम ही रहेगी, स्पीड ही है। अब देखिए वेरिएबल स्पीड में एक कमी क्या, दिक्कत क्या आती है, प्रॉब्लम समझिए कि मान लीजिए हम ए पॉइंट तक जब थे तो जीरो पे थे, जीरो से मान लीजिए ए पॉइंट पे गए, ए पॉइंट पे स्पीड देखी तो थी 2 मीटर पर सेकेंड, अगले पॉइंट पे देखी तो 3 मीटर पर सेकेंड, अगले पॉइंट पे देखी तो 1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर मेरे को पता करना हो कि हम 5 सेकंड बाद कितनी दूरी पे पहुंच जाएंगे, तो हम इन स्पीड से उसको कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। कारण ये आएगी कि हमको पता नहीं है कि अगली बारी किसकी है, यानी अगली स्पीड हमारी कितनी तेज होगी या कितनी कम होगी, या फिर इन्हीं स्पीड को हम एक जैसा ले नहीं सकते, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे हमको डिस्टेंस पता करना हो, टाइम पता करना हो, फोर्स पता करना हो, एक्सीलरेशन पता करना हो, तो उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती है, क्योंकि स्पीड कम हो रही है, तेज हो रही है, तो हमको एक पर्टिकुलर स्पीड नहीं पता, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड को समझिए, एवरेज स्पीड क्या होता है, तो एवरेज स्पीड को आप ऐसे समझ सकते हो कि एक ऐसी स्पीड जिससे कि हम अगर उतने ही टाइम में अगर चलें, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ से 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 3 सेकेंड पे हम सी पे पहुंच गए, ठीक है। 2 है, 3 है और इसको भी हम ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो समझिए एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर मैं बोलूँ 3 सेकंड, 3 सेकंड में हम ओ से सी तक पहुंच गए, ठीक है। तो स्पीड जो थी वो कम हुई, ज्यादा हुई, कम हुई, ज्यादा हुई। तो अब क्या कर सकते हैं, हम एक ऐसी स्पीड निकाल सकते हैं जिसमें 3 सेकंड में हम उस स्पीड से भी चलेंगे तो भी हम ओ से सी तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जैसे आप घर से निकले, घर से निकले स्कूल जा रहे हैं आप, तो स्कूल जाते वक्त क्या होगा कि कभी आपकी स्पीड तेज होती है, कभी धीरे होती है, कभी तेज होती है, कभी धीरे होगी, ठीक है। कभी आप रुक भी जाएंगे, तो जब रुकेंगे तो स्पीड जीरो होगी, तेज चलेंगे तो स्पीड बढ़ गई, धीरे चलेंगे तो स्पीड कम होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, स्पीड कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा होगी, ठीक है। तो मैंने बोला कि आप 30 मिनट के अंदर अपने स्कूल पे पहुंच गए, ठीक है। आपकी स्पीड कम ज्यादा थी, पर मैं एक ऐसी स्पीड भी बता सकता हूं कि अगर आप उसी स्पीड से चलते रहे, ना कम करें ना धीरे करें, तो आप उसी स्पीड से चलते रहे तो 30 मिनट के अंदर वहीं स्कूल पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो उस स्पीड को हम एवरेज स्पीड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उसके निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मेनली आप ऐसा कह सकते हो कि एवरेज स्पीड जो होता है वो बराबर होता है हमारे पास टोटल डिस्टेंस कवर टोटल टाइम, ठीक है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का जो रेशियो होता है वो हमारे किसके बराबर आता है, एवरेज स्पीड के, ठीक है। जैसे अलग अलग स्पीड्स हैं, और अगर हमको एक ऐसी स्पीड चाहिए जो कि हमारे उतने ही मिनट के अंदर, उतने ही टाइम के अंदर हमको सी पॉइंट तक या जितना डिस्टेंस हमने इसमें ट्रैवल किया उतने डिस्टेंस हम उस स्पीड से भी ट्रैवल कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का क्या फायदा होता है, तो एवरेज स्पीड से हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। हमको जो डिस्टेंस निकालना है वो हम 2 से 3 से 4 से ही नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम 2 से निकालेंगे तो भी गलत हो जाएगा क्योंकि कम स्पीड है, 3 से निकालेंगे तो 4 के मुकाबले कम है, वो 4 से निकालेंगे तो इन दोनों के मुकाबले ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारा जो डिस्टेंस निकलेगा हर किसी से वो अलग अलग निकलेगा, तो पर एवरेज स्पीड हमारी क्या होगी, इन सबों का एक एवरेज होगा जो कि हमको एक ऐसी स्पीड देगा जिससे कि हमारा डिस्टेंस जो होगा वो पर्टिकुलर टाइम के अंदर सेम निकलेगा हमारा,
ठीक है। तो इसके हम क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, आपको समझ में आएगा। एवरेज स्पीड बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।